गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बायोलॉजी में बहुप्रभाविता के बारे में पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉफी या बहुप्रभाविता क्या होती है? देखिए, ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हो, ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हो, उन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस प्रभाव को बहुप्रभाविता कहते हैं। सामान्य रूप में एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, लेकिन जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण किया जाता हो तो ऐसी जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अर्थात एक जीन के द्वारा ही जब एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण किया जाता हो तो वही बहुप्रभाविता कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ड्रोसोफिला में सफ़ेद आँख। ड्रोसोफिला में सफ़ेद आँख के लिए अप्रभावी जीन समयुग्मजीय स्थिति में विद्यमान होने पर कई और लक्षणों को प्रभावित करता है। अर्थात एक जीन के द्वारा ड्रोसोफिला की सफ़ेद आँखें, इसके साथ साथ पंखों की आकृति और उदर की आकृति, ये सभी एक ही जीन के द्वारा प्रभावित होती है। बहुप्रभाविता का एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण वंशागत रोग, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, या हिंदी में इसको कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया, यह रोग अप्रभावी जीन के कारण होता है। इस जीन के कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की शक्ति कम हो जाती है। इस अवस्था को एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। इसमें होता क्या है? इसमें आरबीसी कोशिकाएं सिकुड़कर हशियाकार हो जाती है। आरबीसी कोशिकाएं सिकुड़कर हशियाकार हो जाती है। ये जीन व्यक्ति में समयुग्मजीय अवस्था में आने पर बचपन में मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या बना? अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ मलेरिया सामान्य बीमारी है, वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में मलेरिया रोग नहीं होता। कौन सा रोग नहीं होता? मलेरिया रोग नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि मलेरिया परजीवी को ऐसे व्यक्ति से पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अफ्रीकी महाद्वीप में जहां मलेरिया सामान्य बीमारी है, वहां पर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में मलेरिया रोग क्यों नहीं होता, तो आप कहेंगे क्योंकि मलेरिया परजीवी को ऐसे व्यक्ति से पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो हुआ हमारा टॉपिक बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉफी। अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है? देखिए, मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं। अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी में 44 गुणसूत्र समान होते हैं या 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र नर व मादा में भिन्न भिन्न होता है। नर में XY व मादा में XX गुणसूत्र होते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होगी या पुत्री। यहाँ देखिए 46 मानव में गुणसूत्र दिखा रखे हैं। 46 में से अगर हम बात करें तो चाहे नर हो चाहे मादा हो, मेल या फीमेल, इनमें 44 क्रोमोसोम, 44 गुणसूत्र सभी में समान होते हैं, चाहे नर है या मादा। इन्हीं 44 गुणसूत्रों को हम कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अलिंगी गुणसूत्र। तो हम कह सकते हैं कि अलिंगी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जबकि लिंगी गुणसूत्र एक जोड़ा होता है, जो नर में XY होता है जबकि मादा में XX होता है। 44 ये हो गए, 45 और 46, यहाँ 44, 45 और 46। देखिए, ये तो होगी इसकी जनक अवस्था, एक कोशिकीय अवस्था। अब यहाँ पर
इस कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है, अर्थात एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से दो डॉटर सेल बनती है, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है और इन्हें हम युग्मक कहते हैं। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होने से एक युग्मक बना 22+X का और एक बना 22+Y का। इसी प्रकार से मादा में अगर देखें तो गैमेट बनाते हैं, हम युग्मक बनाते हैं तो 22+X और 22+X। यहाँ पर ये युग्मक आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, गमन करते हैं, अर्थात सेक्स क्रिया के दौरान 22+X युग्मक अगर मादा के 22+X युग्मक से क्रिया करता है तो कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 44+XX। इसका अर्थ होता है कि उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? पुत्री होगी। जब यही क्रोमोसोम या युग्मक जब दूसरे युग्मक के साथ जुड़ता है तो भी क्या उत्पन्न होगी? पुत्री होगी। अब बात करें दूसरे युग्मक, नर के दूसरा युग्मक है 22+Y, अगर ये मादा के 22+X से संयुग्मित होता है तो बनता है 44+XY पुत्र, और 22+Y का अगर संयुग्मन 22+X से होगा तो भी क्या बनेगा? 44+XY अर्थात पुत्र। तो हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण में पिता के Y गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। और इसका अनुपात अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे पुत्र अनुपात पुत्री, तो 50% पुत्र या 50% पुत्री होने की संभावना होती है, अर्थात अनुपात 1:1 प्राप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।